Sing that shit. Yeah. नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 11 का चैप्टर स्पीति में बारिश लेकर। तो चलिए जानते हैं इस पाठ के बारे में जो कृष्णनाथ जी का लिखा हुआ है। पाठ परिचय सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब जब हम किसी क्षेत्र की यात्रा करें और हमें जो भी जानकारी प्राप्त हो उस यात्रा के समय, तो वो सारी चीज़ें हम लेखन के ज़रिए, एक रचना के ज़रिए सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिनको हम जाके या वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ लेखन के द्वारा ही, सिर्फ पढ़कर ही हमें पता लग जाता है कि उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि स्पीति घाटी में किस तरह की जनसंख्या है, कैसा क्षेत्र है, जलवायु कैसी है, सब आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो इसको जानते हैं। इसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं और उन्होंने स्पीति घाटी में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषता के कारण अन्य पर्वतीय स्थल जैसे कुल्लू, मनाली, रानीखेत, नैनीताल आदि से भिन्न है, जहां पर लोग गर्मी की ऋतु में गर्मी से बचने के लिए या तपती गर्मी का समय जो छुट्टी मनाने का समय होता है, तो ऐसे स्थलों पर जाकर रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं स्पीति की, वो उनसे थोड़ा सा अलग है। यहाँ का जनजीवन सामान्य व साधारण नहीं है। ऊंचे व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम भी कम ही रहा है। इतिहास में इनका नाम बहुत कम है। वो कारण ये है कि इसका जो संचार माध्यम है उतना सही नहीं है जितना और जगहों का होता है। तो इसलिए उसका नाम तो है, लेकिन इतना उल्लेख उसमें नहीं किया गया जितना कृष्णनाथ जी ने अपने चैप्टर में स्पीति की बारिश में करने का कोशिश की है। कि बहुत सारी ऐसी जगहों का उद्घाटन उन्होंने किया है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कृष्णनाथ जी ने अपनी यात्रा के दौरान जिन विशेष बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास किया है वे इस प्रकार हैं। विशेष बिंदुओं की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और चैप्टर में जिन जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो सब पूरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। सारे प्रश्न भी आपके सॉल्व हो सकते हैं इजीली, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्पीति में संचार साधनों का अभाव है। अभाव का मतलब कमी होना। यह प्रदेश संचार साधनों से कटा हुआ है। यहाँ के राजा आज भी वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बना पाते हैं। स्पीति के पहाड़ अत्यंत दुर्गम हैं। दुर्गम का मतलब मुश्किल से जाने वाला रास्ता, बहुत कठिन रास्ता। यहाँ 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है। 12 में से 8 महीने बर्फ जमी रहती है और बाकी के जो 4 महीने हैं उसमें बसंत ऋतु का आगमन होता है, लेकिन बहुत अल्पकालिक, बहुत छोटा सा, और उसमें भी काफ़ी ठंड रहती है। आबादी बहुत ही कम है। स्थितियाँ बहुत कठिन होने की वजह से संचार और परिवहन के साधनों का एकदम अभाव है। यहाँ से संचार माध्यम और परिवहन का माध्यम बहुत कम है। जाना आना आसान नहीं है। टेलीफोन या बिजली की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा वहाँ की जनसंख्या। जब संचार माध्यम, परिवहन का साधन, ये सारे साधन कम होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की जनसंख्या भी कम ही होगी। तो उसका आंकड़े जैसे बताए गए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। 1971 में जनगणना की गई होगी, तो 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीति में रहने लायक स्थितियां नहीं हैं।
न प्रगति के कोई अवसर नजर आते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक कम है। अगला पॉइंट है हमारा, वहाँ का शासनकाल, किस किसने वहाँ पर कब कब राज्य किया। हम सब जानते हैं कि पहले राजा और प्रजा वाला सीन रहता था और बाद में ये लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वाला सीन आया था। तो किस समय कैसे शासन वहाँ पर किया होगा लोगों ने, उसका थोड़ा सा डिटेल। 1846 ईस्वी में से पहले स्पीति कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के पास था। 1846 में यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। 1847 में इसे कांगड़ा जिले में सम्मिलित किया गया और स्वराज्य मिलने के बाद जब ब्रिटिश शासन यहाँ से खत्म हो चुका था, तब पहले 1960 में पंजाब के अंतर्गत इसको लाया गया और तब लाहौल स्पीति नामक एक अलग से जिला बनाया गया था। फिर सन 1966 में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्पीति नामक जगह स्थित है। यहाँ की विशेषताएं और कठिनाइयाँ, और इसमें पॉइंट है आपका 4 नंबर, दुर्गम रास्ते व ऊंचाई। लाहौल स्पीति का क्षेत्र अत्यंत बीहड़, दुर्गम और पहाड़ियों वाला है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, जिससे जाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है और ऊंचाई भी है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना बहुत कठिन काम है। चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है, यानी स्पीति की ऊंचाई और अधिक है। यहाँ हिम का आर्तनाद है। हिम का आर्तनाद का मतलब, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ का आर्तनाद होना। आर्तनाद का मतलब होता है, नाद का मतलब ध्वनि और आर्त का मतलब व्यथा से भरी या दुख से भरी आवाज। ठिठुरन है और गलन है। भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष दुनिया से कटा रहता है। संचार माध्यम एकदम से ठप पड़ जाता है, जिसके चलते वहां से कोई भी संचार माध्यम नहीं रह पाता। अगला पॉइंट है बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियां। ये जो पर्वत शिखाएं हैं, श्रेणियां हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। स्पीति घाटी के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। जो पहाड़ स्पीति की उत्तर दिशा में स्थित है, वे बारालाचा पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। इसके पर्वत 16,000 फीट से भी ऊंचे हैं। बारालाचा पर्वत की श्रेणियां जो हैं, जो कहना चाहिए उसको लंबी लंबी पहाड़ियां, तो उनकी जो ऊंचाई है वो 16,000 फीट बताई गई। इस दर्रे की ऊंचाई अनुमान से 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक है। इसकी 2 चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो बारालाचा पर्वत श्रेणियां कहलाती हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहा जाता है। ये इससे पहले जो हमने बात की थी वो थी उत्तर दिशा में स्थित, और उत्तर दिशा में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको बारालाचा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब बात की जा रही है दक्षिण की। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहा जाता है। अब ये माने श्रेणियां पढ़ा कैसे नाम, इसके बारे में भी बताया गया है। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा होगा। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। और ये मंत्र है क्या? मंत्र जो है वो बौद्ध लोगों का, ये नीचे आपको सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें दिख रहा है। मैं पूरी बात आपको बताती हूँ। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। इसको माने मंत्र कहा जाता है, जो एक बीज मंत्र है। इसलिए लेखक का मत है कि माने पहाड़ियों का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना उचित है। यह मंत्र किस प्रकार है? ओम मणि पद्मे हूं। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। इसकी ऊंचाई 21,646 फीट है, और जो माने श्रेणियां जो हैं उनका नाम माने मंत्र से पड़ा है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार
बौद्ध धर्म को जो अनुयायी हैं वो इस मंत्र का उच्चारण वहाँ पर करते हैं। जो लामा लोग रहते हैं वो इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाय हिमालय। और ये जो हिमालय है उसके बारे में बात की गई है, जो स्पीति के पार कहा जाता है। स्पीति के पार वाय हिमालय है, उसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। मतलब ये जो बार बार इतना फीट ऊंचाई बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसमें होड़ लगा रहे हैं कि ये उससे ऊंची है, ये उससे ऊंची है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई से अगर हम बात करें ऊंचाई पर पहुंचने की या वहाँ उस ऊंचाई चोटियों को पार करने की, तो वो जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए उन्होंने कहा इन पहाड़ियों से होड़ लगाना मृत्यु है। मतलब इतनी ज़्यादा भीषण ठंड वहाँ पर है कि हो सकता है वो हमारे लिए अत्यधिक खतरनाक साबित होगी। अगला पॉइंट है युवा वर्ग का आह्वान। अब युवा वर्ग की बात यहाँ पर क्यों की गई है, इसकी बात हम कर लेते हैं। लेखक युवाओं को इस घाटी में आमंत्रित करना चाहता है और उसका कारण क्या है कि युवा जो होते हैं उनमें जो जोश और उत्साह होता है वो ना तो वृद्ध लोगों में होता है और ना ही बच्चों में होता है। वो जोश, वो हिम्मत, साहस सब कुछ युवा में होता है और बड़े बड़े नामुमकिन से काम भी वो कर जाते हैं। इसलिए लेखक चाहते हैं कि ऐसी दुर्गम स्थल जहाँ पर हर समय हर तरफ जो है दुख और व्यथा जैसा जीवन है, वातावरण बहुत खराब है, जहाँ जाना कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसी जगह को अगर खुशगवार बनाना है, खूबसूरत बनाना है और सबके उसमें ध्यान में लाना है, तो इस कार्य को सबसे बेहतरीन कार्य जो लोग कर सकते हैं वो युवा वर्ग है। इसलिए वो चाहते हैं कि युवा वर्ग वहाँ पर आए और जैसे और पहाड़ी स्थलों पर ढेर सारे गेम और खेल किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं की जाती हैं, वैसी ही यहाँ पर भी हों और शायद कुछ हद तक वहाँ के जो हालात हैं वो सुधर जाएं। इसलिए वो उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। आगे यहीं पर देखिए कि शायद वहाँ युवक युवतियाँ किलोल करें। किलोल का मतलब होता है हंसी मजाक, खेल तमाशा करना, खुश गवार माहौल बनाना। तो यहाँ का आर्तनाद पिघले। तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ की जो दुख भरा हुआ वातावरण है वो खत्म हो जाए और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हर्ष में कन्वर्ट हो जाए। हर्ष का मतलब होता है खुश हो जाना, प्रसन्नता, आनंद से भरा हुआ वातावरण वहाँ हो जाए। अगर युवक युवतियाँ चाहेंगी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत सिर्फ युवा वर्ग में ही हो सकती है। लेखक चाहते हैं कि देश दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां वहां पर आएं और पहले तो स्वयं के अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को दूर करें। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि युवा वर्ग जो होता है वो अपनी ताकत, अपनी हिम्मत पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि हम संसार में कुछ भी कर सकते हैं। वो बात ठीक है बहुत हद तक, लेकिन ये इसमें अगर जो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वो फिर हो जाता है प्राउडी होना और घमंड आ जाता है। और घमंड जो है अच्छे अच्छों के काम को खराब करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में लेखक कह रहे हैं पहले युवक जो है वो अपने घमंड को घमंड को ख़त्म करें और उसके बाद बाकी वहाँ की जो चीज़ें हैं, जिन चोटियों को कहते हैं असंभव है पार करना और हाइट को वहाँ तक पहुँचना, तो उसको भी, उसके घमंड, चोटियों के घमंड को या पहाड़ों के घमंड को भी दूर करें उन तक पहुँचकर। तो उस आनंद का वो अनुभव करें जो वहाँ पर आ सकता है अगर वो चाहें तो। और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने का साहस दिखाएं। जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं अगर हम उनको पार कर सकते हैं, अगर हम उन तक पहुँच सकते हैं तो वो काम ज़रूर करें। यह माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदासी सी हो गई हैं। ऐसा लगता है कि मान्य श्रेणियाँ जो हैं, जो चोटियाँ हैं, वो वहाँ रहने वाले लामा लोग जो हैं, जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं,
उनके उस मंत्र के लगातार जाप करते रहते हैं, तो उन सब की वजह से थोड़ा उदासीन सा माहौल है। तो उस माहौल को बदलने का कार्य युवा पर्यटक कर सकते हैं। युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, यानी वहाँ के वातावरण को बदलने का दायित्व युवा वर्ग का होना चाहिए। वहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें एक ही नदी मुख्य रूप से है जिसके नाम से ये चैप्टर का नाम है। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में जाकर मिल जाती है। इसके साथ ही दो नदियों के बारे में और भी बताया गया है, पर संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां भी मौजूद हैं वहां पर। यह पूरा क्षेत्र बहुत ही बीहड़ और वीरान है। अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। स्पीति में केवल 2 प्रकार की ऋतुएं हैं, जिन्हें हम लोग जो जानते हैं वो 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, पर वहाँ की ऋतुएं सिर्फ 2 हैं। पहली शीत और दूसरी बसंत। बसंत ऋतु भी 3-4 महीनों के लिए ही होती है, जिसे हम अल्पकालिक कहते हैं, यानी बहुत थोड़े समय के लिए। जबकि अन्य पहाड़ों पर 6 ऋतुओं का सौंदर्य देखने को मिलता है। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री होता है। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते हैं। जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पर बसंत ऋतु यानी ऋतुओं का राजा जिसको कहते हैं ऋतुराज बसंत, तो उस मौसम में चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। खूबसूरत प्रकृति हो जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा, स्थिति में ऐसा नहीं होता। शीतकाल में तो यहाँ नदी नाले भी जम जाते हैं। बर्फ, सब तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाती है। हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों को शूल की तरह चुभती हैं। शूल का मतलब कांटे की तरह चुभने वाली, यानी बहुत ठंडी बर्फीली हवाएं। तो जिसकी वजह से ये लोग घर से बाहर भी निकल नहीं पाते, जो वहाँ के लोग हैं। अब वर्षा के बारे में बात होगी, क्योंकि चैप्टर में भी नाम है स्पीति में बारिश। तो स्पीति में बारिश चैप्टर का नाम कैसे पड़ा होगा, ये भी बात स्पष्ट यहाँ हो जाएगी कि ऐसा क्यों कहा गया। स्पीति वासी वर्षा ऋतु के अनुभव को ले नहीं पाते। उनको नहीं पता है कि वास्तविकता में वर्षा का आनंद किसे कहते हैं। वे वर्षा के सुख से एकदम अनजान हैं। स्पीति में बारिश न के बराबर होती है। जैसी मनमोहक वर्षा का वर्णन कालिदास ने अपनी कविताओं में किया है, वैसी वर्षा स्पीति में कभी नहीं होती। अगर बारिश होती भी है कभी कभार, तो उसको एक घटना की तरह समझा जाता है, जो बहुत कभी कभार हो जाती है। तो ऐसी वर्षा जब होती है तो उसमें भी आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये बारिश भी बहुत बर्फीली ठंडी होती है, जिसका कोई आनंद उठा ही नहीं सकता। तो ऐसे में वर्षा का अभाव होने की वजह से चैप्टर का नाम पड़ा है स्पीति में बारिश, यानी स्पीति में बारिश एक घटना की तरह मानी जाती है जो कभी कभार होती है। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा का उल्लेख किया है, वर्षा ऋतु का जो बहुत खूबसूरत उल्लेख किया है, जिसे कहा जा सकता है वर्षा के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ के निवासी नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल गरजते हैं और वियोगिनी स्त्रियां रोती हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? वर्षा ऋतु इतनी खूबसूरत होती है, इतना सौंदर्यपूर्ण होती है, तो ऐसे में वो स्त्रियां जो अपनों से बिछुड़ गई होती हैं, यानी वियोग वाला माहौल क्रिएट रहता है, यानी वो किसी का वियोग सहन कर रही होती हैं, तो वो ऐसे खूबसूरत सौंदर्य से भरे हुए मौसम में अपने प्रिय को और ज्यादा याद करके रोती हैं। और ये जो नदी बहने वाली बात कही गई है, बादल गरजने की, बरसने की बात की गई है, वो सब सिर्फ कालिदास जी ने जैसा वर्णन किया है वो प्लेन एरियाज में या और पहाड़ी क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। स्पीति में ऐसा नहीं होता। कारण यह है
कि यहाँ कभी कभार बारिश होती है, धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। वंध्या का मतलब होता है वो स्त्री जिसका पति ना हो तो उसको कहते हैं वंध्या यानी विधवा। तो ऐसी धरती वहाँ की है जिसको हम विधवा जैसा कहेंगे, जिसमें कोई रंगीन नज़ारे नहीं हैं, जो खूबसूरत नहीं है, सूखी ठंडी और वंध्या जैसी प्रतीत होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फसलें। फसलें वहाँ पर कैसी होती हैं, खेती होती है तो किस चीज़ की होती है और कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिलेगी। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, सिर्फ एक फसल। यहाँ जौ, गेहूं, मटर और सरसों की खेती हो पाती है, जिसकी सिंचाई किससे होती है, पहाड़ों से बहने वाले झरनों से इनकी सिंचाई की जाती है। जबकि आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्पीति नामक नदी वहां पर है जो बहुत ऊंचाई से गिरती है, लेकिन वो फसल के काम नहीं आती। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है, पर मुख्य समस्या क्या है, जल का कोई स्रोत नहीं है। जल से ही सिंचाई होती है, हम सब जानते हैं, और ऐसा कोई स्रोत वहां पर नहीं है। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण न फल होते हैं न पेड़ हैं, इसलिए स्पीति बिल्कुल वीरान स्थल कही जाती है। अगला पॉइंट है 12 नंबर आपका, वर्षा का एक सुखद अनुभव। और जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस लेखक को हुआ था, उसने इस हेडिंग के थ्रू मैंने वही महसूस कराने की कोशिश की है कि उनके सामने एक ये सुखद घटना जिसको बारिश होना हम कहते हैं, वो उनके सामने हुई थी। तो उन्होंने किस तरह से उसका वर्णन किया है, देखिए। लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात थी कि ऐसा लगा कोई खिड़की खटका रहा है। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह पर और हाथ को छीलने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? मैंने आपको कहा कि वहां अगर बारिश होती भी है तो बर्फीली बारिश होती है तेज हवाओं के साथ, जिसका कोई आनंद नहीं उठा सकता, बल्कि उससे भी कष्ट होता है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा, पता लगा कि बारिश हो रही है, तो इन्होंने खिड़की खोली, लेकिन उसका आनंद नहीं बल्कि वो कष्टप्रद हवा का झोंका था, जो ऐसा लगा जैसे उनके स्किन को, उनके हाथ और मुख को छीलने वाला कार्य कर रहा हो। वो तीखा झोंका जो है उनको लगा था। और लेखक ने क्या किया? लेखक ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उससे बचने की जरूरत थी। वो उनको बीमार कर सकता था। ऐसी बारिश का माहौल, जो एक घटना बताया गया, दुर्घटना कहना चाहिए उसको। पता चला कि बारिश हो रही है, ये बात एक सुखद अनुभव था सिर्फ, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। ये बारिश भी आनंदप्रद नहीं थी। बर्फीली बारिश जो हाड़ मांस को कपा देने वाली होती है, अंदर तक व्यक्ति कांप जाए, ऐसी वाली ठंडी बारिश होती है। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, नगाड़े की आवाज जैसे होती है, उस तरह से तेज हवा से चलने वाली बारिश, जहाँ महाशंख की ध्वनि तैर रही हो, ऐसा लगता है। ये सब उन्होंने कल्पना की है कि इस तरह की बारिश वहां पर होती है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि इस स्थिति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है।